नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखित उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतरण, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि एलिजाबेथ अपने मामा मामी के साथ लेक्स घूमने जाती है, जहां प्लान में चेंज होने के कारण उन्हें डर्बीशायर रुकना पड़ता है। अब जब डर्बीशायर तक आए ही थे तो उसके मामा मामी ने सोचा कि क्यों ना पेम्बरले घूम लिया जाए। इसके बाद उन्होंने पेम्बरले को देखा। उसकी खूबसूरती को देखकर वो लोग मंत्रमुग्ध हो गए, और तभी उनकी मुलाकात वहां पर मिस्टर डार्सी से होती है, जिनका स्वभाव एकदम बदला बदला सा लगता है, और मामा मामी को वो बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं, जैसा कि एलिजाबेथ ने उन्हें बताया था। अब आगे भाग 17। एलिजाबेथ ने सोच लिया था कि मिस्टर डार्सी अपनी बहन को उनसे मिलवाने अगले ही दिन पेम्बरले में लेकर आएंगे। इसीलिए उसने तय किया कि उस समय वो सराय से जरा भी दूर नहीं जाएगी। लेकिन उसका अंदाजा गलत निकला, क्योंकि अगले ही दिन जब वो लोग लैम्पटन पहुंचे तभी ये मेहमान आ पहुंचे। वो कुछ नए दोस्तों के साथ कुछ जगह घूमकर लौटे ही थे और डिनर के लिए तैयार हो रहे थे कि किसी गाड़ी की आवाज ने उन्हें खिड़की की ओर खींच लाया। वहां से उन्होंने करिकल में बैठे एक जेंटलमैन और एक लेडी को गाड़ी से आते देखा। एलिजाबेथ ने जैसे ही लेवरिस को पहचाना, उसे समझ आ गया कि कौन आने वाला है। उसने फौरन अपने मामा मामी को बताकर चौंका दिया कि उन्हें आज कितना बड़ा सम्मान मिलने वाला है। गार्डिनर्स पूरी तरह से हैरान थे, और एलिजाबेथ का थोड़ा घबराया हुआ बर्ताव, साथ ही बीते दिन की सारी बातें उन्हें एक नई सोच की तरफ ले गई। पहले ऐसा कभी नहीं सोचा गया था, लेकिन अब उन्हें लगा कि इतनी सावधानी का कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि शायद मिस्टर डार्सी को उनकी भतीजी पसंद आ गई है। उधर एलिजाबेथ के अंदर भी हलचल मची हुई थी। खुद की घबराहट पर उसे हैरानी हो रही थी। साथ ही उसे डर था कि कहीं डार्सी ने अपनी बहन से उसके बारे में ज्यादा ही न कह दिया हो। और अब जब वो इम्प्रेस करना चाह रही थी, उसे लग रहा था कि शायद वो कोशिश में फेल हो जाएगी। वो खिड़की से हट गई, इस डर से कि कहीं दिख न जाए, और कमरे में इधर उधर टहलते हुए जब उसने अपने मामा मामी के चौंके हुए एक्सप्रेशंस देखे तो वो और भी घबरा गई। मिस डार्सी और मिस्टर डार्सी ने कमरे में कदम रखा और वो डरावनी सी मुलाकात शुरू हुई। एलिजाबेथ को हैरानी हुई कि मिस डार्सी भी उतनी ही ऑकवर्ड है जितनी कि वो खुद। उसे लैम्पटन आने के बाद किसी से सुनने को मिला था कि मिस डार्सी बहुत प्राउड हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में साफ हो गया कि वो तो बहुत ज्यादा शर्मीली है। एक शब्द से ज्यादा निकलवाना मुश्किल हो रहा था उनसे। मिस डार्सी लंबी थी, एलिजाबेथ से थोड़ी ज्यादा फॉर्म्ड और ग्रेसफुल, यानी गठित और सुंदर लग रही थी। उम्र में सिर्फ 16 की थी, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी थी। उतने सुंदर तो नहीं जितने उनके भाई थे, लेकिन उनके चेहरे में समझदारी और अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर झलक रहा था। एलिजाबेथ जो सोच रही थी कि शायद उसे भी डार्सी जैसा कोल्ड ऑब्जर्वर मिलेगा, वो काफी राहत महसूस कर रही थी कि ऐसा नहीं था। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि डार्सी ने बताया, बिंगले भी तुमसे मिलने आ रहे। और वो बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि सीढ़ियों पर बिंगले की तेज चाल सुनाई थी, और अगले ही पल वो कमरे में आ गए। एलिजाबेथ को उनसे अब कोई गुस्सा नहीं था, और अगर थोड़ा बहुत होता भी तो बिंगले की फ्रेंडली और वार्म स्माइल उसे पिघला ही देती। उन्होंने फैमिली के बारे में कैजुअल लेकिन केयरिंग अंदाज में पूछा, और हमेशा की तरह ही रिलैक्स्ड और चार्मिंग लगे। मिस्टर और मिसेस गार्डिनर के लिए भी बिंगले किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। वो भी बहुत टाइम से उनसे मिलना चाहते थे। पूरे ग्रुप ने उनकी अटेंशन खींची, लेकिन गार्डिनर्स के मन में अब एलिजाबेथ और डार्सी को लेकर नई फीलिंग्स बनने लगी थी। अब वो हर इंटरेक्शन को उस नजर से देखने लगे थे, और धीरे धीरे ये भरोसा भी बनने लगा कि कम से कम एक इंसान को तो पक्का प्यार हो चुका है। एलिजाबेथ के भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसे समझना था कि इन तीनों के दिल में भला क्या चल रहा है।
साथ ही साथ खुद को कंट्रोल करना था, और सबसे महत्वपूर्ण चीज इम्प्रेस भी करना था। और जहां उसे सबसे ज्यादा डर था फेल होने का, वहीं वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी रही, क्योंकि सब पहले से ही उसे पसंद करने लगे थे। बिंगले रेडी थे, जॉर्जियाना क्यूरियस थी, और डार्सी पूरे दिल से खुश थे। बिंगले को अचानक देखकर उसका ध्यान जेन की तरफ चला गया, और दिल ही दिल में वो ये जानना चाहती थी कि कहीं उनकी भी फीलिंग्स वही तो नहीं जा रही हैं। उसे लगा कि शायद बिंगले अब पहले से थोड़ा कम बोलते हैं, और जब वो एलिजाबेथ को देखते हैं तो जैसे किसी रिजेम्बलेंस यानी सादृश्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सादृश्य यानी पिछले कुछ दृश्य। ये सब शायद इमेजिनेशन था, लेकिन जो बात साफ थी वो ये कि बिंगले और जॉर्जियाना के बीच कोई स्पेशल वाइब नहीं थी। मिस बिंगले की उम्मीदों का कोई आधार नहीं था। एलिजाबेथ को कुछ छोटे छोटे हिंट्स मिले जो उसे ये बिलीव करने में हेल्प कर रहे थे कि बिंगले के दिल में अब भी जेन के लिए कुछ फीलिंग्स बची हैं। जब बाकी लोग बातचीत में लगे थे तभी उन्होंने सॉफ्टली कहा, बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए। और फिर बोले, 26 नवंबर को आखिरी बार मिले थे हम सब, जब नेदरफील्ड में डांस कर रहे थे। एलिजाबेथ को बहुत अच्छा लगा कि बिंगले को एग्जैक्ट तारीख तक याद है। थोड़ी देर बाद उन्होंने उससे कैजुअली पूछा, क्या तुम्हारी सारी बहनें लॉन्गबर्न में ही हैं? वैसे तो इस बात में कुछ खास नहीं था, लेकिन टोन और एक्सप्रेशन ने उसे खास बना दिया। एलिजाबेथ ज्यादा देर तक डार्सी की ओर नजरें नहीं उठा पाई, लेकिन जब भी उसकी एक झलक मिली उसके चेहरे पर एक बेहद सधी हुई नरमी देखी। वो जो कुछ भी कह रहा था उसमें न तो कोई घमंड था, न ही अपने साथियों को नीचा दिखाने वाला कोई एटीट्यूड। एलिजाबेथ को यकीन होने लगा था कि जो बदलाव उसने कल डार्सी के बिहेवियर में देखा था वो बस एक पल की बात नहीं थी, वो सच में थोड़ा बदल चुका था। उसे देखकर हैरानी होती थी। वही डार्सी जो कुछ महीने पहले ऐसे लोगों से बात करना भी अपनी बेइज्जती समझता था, आज उन्हीं के साथ घुल मिल रहा था, उनकी तारीफ कर रहा था, और तो और अच्छे से पेश आ रहा था। और ये सब सिर्फ एलिजाबेथ से नहीं, बल्कि उसके मामा मामी जैसे रिश्तेदारों से भी, जिनके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था कि उनसे बात करनी पड़ेगी। एलिजाबेथ के दिमाग में हंसफोर्ड का वो पुराना झगड़े वाला सीन घूम गया, और जब उसने उस याद को आज की सच्चाई से कंपेयर किया तो बदलाव इतना ज्यादा और इतना सीधा सा लगा कि वो अपने चेहरे से हैरानी छुपा ही नहीं पाई। इतना बदल चुका था वो। नेदरफील्ड के अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी वो कभी इतना फ्रेंडली नहीं लगा था, न ही रोजिंग्स की अपनी हाई सोसाइटी फैमिली के सामने इतना ओपन और विनम्र। आज तो जैसे उसे किसी की अप्रूवल की जरूरत ही नहीं थी, न कोई इंप्रेशन जमाना था, और फिर भी वो इन मामूली से दिखने वाले लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, वो भी उन लोगों से जो नेदरफील्ड या रोजिंग्स वाली लेडीज की नजरों में तो बस मजाक बनने लायक थे। वो लोग वहां आधे घंटे से भी ज्यादा रुके। जब चलने का वक्त आया तो मिस्टर डार्सी ने अपनी बहन से कहा कि वो भी साथ में मिस्टर और मिसेस गार्डिनर और मिस बेनेट को पेम्बरली में डिनर पर इनवाइट करने की इच्छा जाहिर करे, इससे पहले कि वो लोग यहां से लौटे। मिस्टर डार्सी थोड़ी झिझकी, शायद इसलिए क्योंकि वो ऐसी इनविटेशंस देने की आदी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराकर हामी भर दी। मिसेस गार्डिनर ने एलिजाबेथ की ओर देखा, ये जानने की कोशिश में कि जिसके लिए ये इनवाइट सबसे ज्यादा मायने रखता है, भला वो क्या फील कर रही है। लेकिन एलिजाबेथ ने तुरंत नजरें फेर ली। मिसेस गार्डिनर ने सोचा कि शायद शर्मा रही है, न कि ये किसी तरह की नाराजगी है। और जब उन्होंने अपने हस्बैंड की आंखों में साफ देखा कि उन्हें इनवाइट एक्सेप्ट करने में कोई हिचक नहीं थी, तो उन्होंने सबकी तरफ से हामी भर दी। और फिर 2 दिन बाद का दिन फिक्स हो गया। बिंगले ने भी एलिजाबेथ को फिर से देखने की इच्छा जाहिर की। उसे अभी भी उससे बहुत कुछ कहना था, और हर्टफोर्डशायर वाले सारे पुराने दोस्तों के बारे में ढेरों सवाल पूछने थे। एलिजाबेथ ने सारे उत्साह को इस तरह समझा कि शायद बिंगले चाह रहा था कि वो अपनी बहन जेन के बारे में कुछ बताए, और ये बात उसे अच्छी लगी। इसी वजह से और कुछ और जटिल वजहों से भी जब उनके मेहमान चले गए तो एलिजाबेथ को पिछला आधा घंटा सरप्राइजिंगली हैरानी की बात है कि अच्छा लगने लगा।
जबकि उस समय तो वो खुद भी ठीक से आनंद नहीं उठा पा रही थी। वो इस समय अकेले रहना चाहती थी ताकि मामा मामी की कोई टीजिंग यानी चिढ़ाना और सवालों से बच सके। इसलिए बस इतना रुकी कि उनसे बिंगले के बारे में उनकी अच्छी राय सुन सके और फिर जल्दी से अपने कमरे में चली गई। लेकिन मिस्टर और मिसेस गार्डिनर की जिज्ञासा से उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें भी जाहिर था कि एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी के बीच पहले से कहीं ज्यादा क्लोजनेस थी, और यह भी कि मिस्टर डार्सी उस पर दिल से फिदा है। उन्हें यह सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग लगा, पर ऐसा कुछ नहीं दिखा जो जरूरत से ज्यादा पूछने लायक हो। अब मिस्टर डार्सी के बारे में पॉजिटिव सोचना भी उनके लिए जरूरी सा बन गया था, और जितने भी उनसे पहचान हुई थी उसमें उन्हें कोई खराबी नहीं दिखी। उनके मैनर्स ने उन्हें जेन्युइनली इंप्रेस किया, और अगर वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स और उसके नौकर के शब्दों के आधार पर उसकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाते तो बाकी सब अफवाहों को इग्नोर करके तो शायद वही लोग जो उसे हर्टफोर्डशायर में जानते थे उसे पहचान भी न पाते। अब तो उन्हें हाउसकीपर की बातों पर भी भरोसा हो गया था। एक ऐसी औरत जो डार्सी को 4 साल की उम्र से जानती थी और खुद भी काफी डिग्निफाइड यानी प्रतिष्ठित थी, और लैम्पटन के लोगों से भी कोई ऐसी बात नहीं मिली जिससे इन बातों का वेट कम हो। डार्सी के खिलाफ कहने को अगर कुछ था तो बस इतना ही कि वो थोड़े घमंडी रहे होंगे, और अगर नहीं भी थे तो भी एक छोटे से मार्केट टाउन में जहां उनका आना जाना नहीं होता था, वहां के लोग तो घमंड का ठप्पा लगा ही देते। लेकिन सब मानते थे कि वो दिल का उदार आदमी है और गरीबों के लिए बहुत कुछ करता है। अब रही बात विक्रम की, तो जल्द ही साफ हो गया कि लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत नहीं करते। हालांकि उसके और उसके पैट्रन के बेटे के बीच जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह से किसी को पता नहीं था, लेकिन ये सबको पता था कि जब वो डर्बीशायर से गया तो बहुत सारे उधार छोड़ गया था, जिन्हें बाद में मिस्टर डार्सी ने खुद चुकाया। एलिजाबेथ का मन इस शाम पेम्बरले में और भी ज्यादा अटका हुआ था, उससे भी ज्यादा जितना पिछली रात था। शाम भले ही लंबी लगी हो, लेकिन इतनी लंबी नहीं कि वो अपने फीलिंग्स के बारे में क्लैरिफाई यानी सफाई पा सके। एक बात तो पक्की थी, अब वो मिस्टर डार्सी से नफरत नहीं करती थी। नफरत तो कब की चली गई थी, बल्कि उसे यह भी अफसोस होता था कि कभी उसने उससे उतनी दूरी बनाई थी। जो रिस्पेक्ट उसके अंदर धीरे धीरे डार्सी की अच्छाइयों को समझकर बना था, वो अब उसकी फीलिंग्स के रास्ते में कोई अजीब सी बाधा यानी रुकावट नहीं बनता था, बल्कि अब तो उस रिस्पेक्ट में गर्मजोशी की भी एक झलक थी। वो वार्मथ जो हाउसकीपर की बातें सुनकर और कल की बिहेवियर को देखकर आई थी, लेकिन रिस्पेक्ट और एस्टीम से भी ऊपर एक ऐसा रीजन था जो उसके दिल से निकली ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता का सबूत था। सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि मिस्टर डार्सी ने कभी उससे प्यार किया, बल्कि इसलिए भी कि आज भी वो उससे इतना प्यार करते हैं कि उसके कठोर अस्वीकृति, गलतफहमी और कठोर शब्दों को माफ कर चुके हैं। जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगी थी, उसी ने कल इतने सरल तरीके से अपने दिल की फीलिंग्स जाहिर की। न कोई ओवर रिएक्शन, न कोई भद्दापन, बस इतना कि वो उसके मामा मामी से अच्छे से मिल रहे थे और अपनी बहन को उससे मिलवाने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा आदमी जो कभी खुद को सुपीरियर मानता था, अब इतना बदल चुका था, और ऐसा सिर्फ प्यार में ही होता है। एलिजाबेथ की आंखों में जैसे ये सब एक लव स्टोरी जैसा लगने लगा, और यह एहसास न सिर्फ उसे हैरान कर रहा था, बल्कि दिल के किसी कोने में अच्छा भी लग रहा था। वो उसे अब जेन्युइनली पसंद करने लगी थी, उसकी रिस्पेक्ट करती थी, उसके लिए फीलिंग्स रखने लगी थी। अब सिर्फ एक ही सवाल उसके दिल में था, क्या वो सच में चाहती है कि डार्सी की जिंदगी में उसकी इतनी अहमियत हो, और क्या इससे दोनों की खुशी जुड़ सकती है? रात में एलिजाबेथ और उसकी मामी ने यह तय किया कि मिस डार्सी ने जिस तरह से उसी दिन आकर मिलकर इतनी पोलाइटनेस दिखाई थी, उसे पूरी तरह से मैच तो नहीं किया जा सकता, पर उन्हें भी कुछ एफर्ट्स दिखाने चाहिए। तो तय हुआ कि अगली सुबह वो पेम्बरले जाकर मिस डार्सी से मिलेंगे। एलिजाबेथ को यह थॉट अच्छा लगा, भले ही वो खुद से पूछे तो बता नहीं पाती कि भला क्यों। मिस्टर गार्डिनर तो ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद निकल गए, क्योंकि एक दिन पहले फिशिंग प्लान फाइनल हो चुका था और उन्हें दोपहर तक पेम्बरले के कुछ जेंटलमैन से मिलना था।
अब एलिजाबेथ को पूरा यकीन हो गया था कि मिस बिंगले के लिए उसकी नापसंदगी का कारण केवल जलन थी। और अब जब वो खुद पेम्बरले में मौजूद थी तो उसे यह सोचकर अजीब लग रहा था कि मिस बिंगले को उसका आना कितना नागवार गुजरा होगा। वो जानना चाहती थी कि अब मिस बिंगले कितनी तमीजदारी से उससे पेश आती हैं। घर पहुंचते ही उन्हें हॉल से होते हुए एक सैलून में ले जाया गया, जिसकी नॉर्दर्न दिशा वाली खिड़कियां उसे गर्मियों के लिए परफेक्ट बनाती थी। जमीन तक खुलती हुई बड़ी खिड़कियों से बाहर भरे ऊंचे ऊंचे पेड़, खूबसूरत ओक्स और स्पेनिश चेस्टनट्स का नजारा मिल रहा था, जो लॉन के बीचों बीच बिखरे थे। जब वो वहां पहुंची तो उस कमरे में उनकी मुलाकात मिस डार्सी से हुई, जो कि मिसेस हर्स्ट, मिस बिंगले और अपनी लंदन वाली गार्जियन लेडी के साथ बैठी थी। जॉर्जियाना ने बहुत सभ्यता से उनका स्वागत किया, लेकिन उसकी घबराहट और हिचकिचाहट ये जाहिर कर रही थी कि वो लोगों से मिलने जुलने की ज्यादा आदी नहीं थी। वैसे मिसेस गार्डिनर और एलिजाबेथ ने इस बात को समझा और उसकी झिझक को उसका घमंड नहीं माना। मिसेस हर्स्ट और मिस बिंगले ने हल्का सा सिर झुकाकर उनका स्वागत किया और फिर सबके बैठते ही वो अजीब सी खामोशी छा गई, जो अक्सर ऐसे मौके पर हो जाती है। आखिर में मिसेस एनस्ली, जो दिखने में बेहद शालीन और भली औरत लग रही थी, उन्होंने बातचीत की शुरुआत की और उनके प्रयास से साफ था कि उनमें बाकी दोनों महिलाओं से कहीं ज्यादा तहजीब थी। फिर मिसेस गार्डिनर और कभी कभी एलिजाबेथ की मदद से बातचीत थोड़ी चल निकली। मिस डार्सी बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बोलना चाहती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, और जब भी बोलती तो बहुत धीमे और संकोच से, जब कोई और शायद उसे सुन भी न पाए। एलिजाबेथ ने जल्दी ही महसूस कर लिया कि मिस बिंगले की नजरें हर पल उसी पर टिकी हैं, खासतौर पर जब भी वो मिस डार्सी से कुछ कहती। वो देख रही थी कि उसके हर शब्द पर निगाह रखी जा रही है, लेकिन अगर उनकी दूरी ज्यादा न होती तो एलिजाबेथ कोशिश करती कि जॉर्जियाना से बात करे, मगर दूर बैठे होने की वजह से उसे राहत भी थी कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे भी इस वक्त वो अपने ही ख्यालों में उलझी थी। उसे हर पल लग रहा था कि कोई जेंटलमैन कमरे में आने ही वाला है, और कहीं न कहीं उसे ये उम्मीद और डर दोनों थे कि शायद घर के मालिक यानी मिस्टर डार्सी भी आ जाएं। लेकिन वो खुद ये तय नहीं कर पा रही थी कि वो चाहती ज्यादा है या डर रही है। 15 मिनट की इस चुप्पी के बाद अचानक मिस बिंगले ने एक ठंडी सी पूछताछ की, आपके घर वाले कैसे हैं मिस एलिजा? एलिजाबेथ ने भी उतनी ही बेरुखी से जवाब दिया और बात वहीं खत्म हो गई। इसके बाद जो बदलाव आया वो कुछ सर्वेंट्स का कमरे में आना था, जो साथ लाए थे ठंडा मीट, केक और उस मौसम के सबसे बेहतरीन फलों की सजावट से भरी हुई थालियां। इससे पहले मिस एनस्ली ने मिस डार्सी को कई बार नजरों और मुस्कुराहटों से याद दिलाया था कि अब कुछ रिफ्रेशमेंट पेश किया जाए। अब सबको थोड़ा थोड़ा काम मिल गया, क्योंकि अगर वो बात भी न कर सकते तो फल तो खा ही सकते थे। सुंदर सजी हुई अंगूरों, पीचेस और नेक्टरीन्स की पिरामिड्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इसी बीच एलिजाबेथ को साफ मौका मिला यह समझने का कि वो डार्सी को देखना ज्यादा चाहती थी या उससे बचना, और जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसे पछतावा हुआ कि वो आ गया। डार्सी मिस्टर गार्डिनर और 2-3 और जेंटलमैन के साथ नहर के पास फिशिंग के सिलसिले में था, और तभी लौटा जब उसे बताया गया कि उसकी बहन से मिलने लेडीज आई हैं। जैसे ही वो कमरे में आया, एलिजाबेथ ने तुरंत तय किया कि वो खुद को पूरी तरह शांत और कैजुअल रखेगी। ये सोच तो अच्छी थी, लेकिन उसे निभाना आसान नहीं था, क्योंकि पूरे कमरे में हर कोई उनकी तरफ देख रहा था। हर नजर, हर चेहरे पर क्यूरियोसिटी साफ थी, सबसे ज्यादा तो मिस बिंगले के चेहरे पर, जो मुस्कुराते हुए भी अपनी जलन नहीं छिपा पा रही थी। डार्सी के लिए उसका लगाव अभी भी खत्म नहीं हुआ था। डार्सी के आते ही जॉर्जियाना थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई और थोड़ी बहुत बातचीत में हिस्सा लेने लगी। एलिजाबेथ को महसूस हुआ कि डार्सी चाहता था कि उसकी बहन और एलिजाबेथ के बीच थोड़ी जान पहचान हो, और वो उनकी बातचीत को बढ़ावा देने में हर तरह से मदद कर रहा था। मिस बिंगले ने यह सब देखा और अपने गुस्से और जलन में पहला मौका मिलते ही बड़े तंज भरे अंदाज में एलिजाबेथ से पूछ लिया, मिस एलिजा, क्या मेरिटन से मिलिशिया अब हट चुके हैं? आपके घर के लिए तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों? डार्सी की मौजूदगी में एलिजाबेथ को विक्रम का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई,
लेकिन उसे तुरंत समझ आ गया कि जॉर्जियाना के दिल दिमाग में वही छाया हुआ है। उस पल कई पुरानी बातें याद आ गईं और उसने एक हल्की सी बेचैनी महसूस की, लेकिन खुद को संभालते हुए उस ताने का जवाब उसने शांत और थोड़ा बेपरवाह लहजे में दिया। बोलते वक्त उसकी नजर अनजाने में डार्सी की तरफ गई, जिसका चेहरा हल्का सा लाल था और जो बड़ी गंभीरता से उसकी ओर देख रहा था, जबकि उसकी बहन शर्म और घबराहट से नजर तक नहीं उठा पा रही थी। अगर मिस बिंगले को जरा भी अंदाजा होता कि उनकी ये बात उनके प्यारे डार्सी को कितनी तकलीफ दे रही है, तो शायद वो ये ताने न देती। लेकिन उनका इरादा तो सिर्फ एलिजाबेथ को असहज करने का था। वो चाहती थी कि वो उस लड़के का जिक्र सुनकर थोड़ी फीलिंग दिखा दे, जिससे शायद डार्सी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। और हो सकता है कि वो डार्सी को यह भी याद दिला देना चाहती हो कि एलिजाबेथ का परिवार उस विवादित मिलिशिया से कैसे जुड़ा रहा है। उन्हें जरा भी भनक नहीं थी उस एलॉपमेंट की प्लानिंग की जो कभी जॉर्जियाना ने की थी। उस बात का जिक्र बस एलिजाबेथ से हुआ था और डार्सी ने खासतौर से बिंगले की बहनों से उसे छिपाए रखा था, शायद इसलिए क्योंकि वो अब भी चाहता था कि एलिजाबेथ कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा बने। एलिजाबेथ का शांत और सधा हुआ बर्ताव देखकर डार्सी ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और मिस बिंगले, जो अब भी अपनी कुंठा में झुलस रही थी, विक्रम का नाम आगे नहीं बढ़ा पाई। धीरे धीरे जॉर्जियाना भी सामान्य होने लगी, हालांकि वो इतनी सहज नहीं हो पाई कि दोबारा बात कर सके। डार्सी, जो उसकी नजर से बचता रहा, शायद भूल ही गया कि उसकी बहन भी कभी उस पूरे मामले में शामिल थी, और जिस बात का इस्तेमाल मिस बिंगले ने एलिजाबेथ को डार्सी की नजरों में गिराने के लिए किया था, वही बात उल्टा असर कर गई। अब तो डार्सी की नजरें और भी ज्यादा स्नेह से उसी पर टिकने लगी। खैर, थोड़ी देर बाद ये मुलाकात खत्म हो गई। डार्सी जब उन्हें बाहर गाड़ी तक छोड़ने गया तो मिस बिंगले अंदर ही अंदर भड़ास निकालने लगी। एलिजाबेथ की शक्ल सूरत, चाल ढाल और पहनावे तक पर टीका टिप्पणी करने लगी, लेकिन जॉर्जियाना ने उनका साथ नहीं दिया। उसके लिए तो भाई का सुझाव ही सब कुछ था, और जब भाई ने एलिजाबेथ के लिए इतने अच्छे शब्द बोले थे तो फिर उसे उसमें सिर्फ अच्छाई ही नजर आ सकती थी। डार्सी जब वापस कमरे में लौटा तो मिस बिंगले से रहा नहीं गया। उसने फिर वही बात दोहरा दी जो अपनी बहन से कह रही थी। क्यों मिस्टर डार्सी, आपने देखा कि मिस बेनेट आजकल कितनी बदली बदली से लगती हैं? मुझे तो वो पहचान में नहीं आती, कितनी सावली और थकी सी हो गई है। डार्सी को भले ही ये सब सुनना पसंद ना आया हो, लेकिन उसने बड़े ठंडे स्वर में बस इतना कहा, नहीं तो मुझे तो बस यही फर्क दिखा कि वो थोड़ी सी धूप में तपी हुई लग रही थी। अब गर्मियों में यात्रा करने पर ऐसा हो ही जाता है। मिस बिंगले ने फिर एक तंज फेंका। मेरे लिए तो कभी खूबसूरत थी ही नहीं। उनका चेहरा बहुत पतला है, रंग में कोई चमक नहीं है, नाक में भी कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, दांत ठीक ठाक है बस। और जिन आंखों को तो कुछ लोग इतना खास बताते हैं, मुझे तो उनमें एक तीखापन और झुंझलाहट दिखती है जो मुझे बिल्कुल नहीं भाती। उनकी चाल ढाल में भी कुछ अजीब सी आत्ममुग्धता है जो कि फैशन से तो बहुत दूर है। मिस बिंगले को पूरा यकीन था कि डार्सी को एलिजाबेथ पसंद है, और फिर भी वो ऐसा कहती रही। गुस्से में लोग अक्लमंदी खो बैठते हैं, और जब उन्होंने डार्सी के चेहरे पर हल्का सा असंतोष देखा तो समझ लिया कि बात असर कर गई है। लेकिन डार्सी ने कुछ नहीं कहा और चुप्पी ओढ़ ली। मिस बिंगले ने फिर कोशिश की। मुझे याद है कि जब हम पहली बार हर्टफोर्डशायर में उनसे मिले थे तो सब हैरान थे कि लोग उन्हें खूबसूरत समझते हैं, और उस रात तो आपने खुद कहा था, वो खूबसूरत तो फिर उनकी मम्मी को बुद्धिमान मान लो। लेकिन बाद में मुझे लगा कि शायद आपको वो थोड़ी पसंद आने लगी थी। डार्सी अब और नहीं सह पाया, उसने सीधा जवाब दिया, हाँ, लेकिन वो तब की बात थी जब मैं उन्हें थोड़ा बहुत जानता था। अब तो मुझे कई महीनों से यकीन है कि वो उन सबसे खूबसूरत लड़कियों में हैं जिन्हें मैं जानता हूं। यह कहकर वो कमरे से निकल गया और मिस बिंगले अकेली रह गई, उस जवाब की संतुष्टि के साथ जो सिर्फ उसे ही चुभा। वापसी में एलिजाबेथ और मिसेस गार्डिनर ने पूरे सफर में हर किसी की बातें की, सिवाय उस इंसान के जिसने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। उन्होंने उसकी बहन, दोस्तों, बिंगले, फल सब्जियों सब पर बात की,
मगर उसका जिक्र तक नहीं आया। एलिजाबेथ के दिल में तो बस यही सवाल घूम रहा था कि भला मामी को कैसे लगे हैं, और मिसेस गार्डिनर भी बस यही चाहती थी कि एलिजाबेथ खुद इस मुद्दे को बस छेड़ दे। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का, और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे मेंबरशिप प्लान से, जो कि 3 चाय की ग्लास से भी ज्यादा सस्ती है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।